के मन में जो नए विद्यार्थी है खास करके, उनमें से कई लोगों को ऐसा लगता है अंदर से कि यूपीएससी का मतलब कुछ अद्भुत सी दुनिया, क्योंकि उन्होंने सुना है मूवीज में और जो अभी टीवीएफ की सीरीज आई है उसके बाद तो यूपीएससी का क्रेज और भी बढ़ गया है। हर जगह पर बच्चे और मेरे परिचय के लोग कहते हैं कि क्या आपने वो टीवीएफ की सीरीज देखी या नहीं देखी। बहुत ही अद्भुत तरीके से लोगों ने उस सीरीज को पसंद किया है। तो कई लोगों के मन में जो नए विद्यार्थी है खास करके, उनमें से कई लोगों को ऐसा लगता है अंदर से कि यूपीएससी का मतलब कुछ अद्भुत सी दुनिया, क्योंकि उन्होंने सुना है मूवीज में और जो अभी टीवीएफ की सीरीज आई है उसके बाद तो यूपीएससी का क्रेज और भी बढ़ गया है। हर जगह पर बच्चे और मेरे परिचय के लोग कहते हैं कि क्या आपने वो टीवीएफ की सीरीज देखी या नहीं देखी। बहुत ही अद्भुत तरीके से लोगों ने उस सीरीज को पसंद किया है। तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे के मन में या यूपीएससी की तैयारी जो कर चुका है उनको वास्तविकताओं का पता है, लेकिन जिन्होंने तैयारी नहीं की है उन्हें कई तरीके के भ्रम लगते हैं। यूपीएससी से जुड़े हुए कुछ भ्रम। पहला, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। यह ऐसा भ्रम है ना कि जब भी बेचारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी, गरीब विद्यार्थी और खास करके गृहणियां जब ऐसा सोचती है कि उन्हें यूपीएससी का एग्जाम देना है, और खास करके एवरेज बच्चे जब सोचते हैं तो उनको एक बड़ा भयानक सा डायलॉग मिलता है और वो होता है कि बेटा तुमसे ना। तो मैं आपको बता दूं कि इस यूपीएससी की परीक्षा में कई ऐसे उदाहरण भी फेल हुए हैं लेकिन यूपीएससी निकाले हैं, और जो 12वीं में टॉप किए हैं उनसे यूपीएससी नहीं निकल पाया है। तो ऐसा कहीं से कहां तक मेंटली मत सोचिएगा कि जिनका एवरेज या जिनका पिछला बैकग्राउंड अच्छा होता है वही सेलेक्ट होते हैं। ये वो एग्जाम है जो आपके पूरे जिंदगी भर के पाप और पुण्य को एक जगह समेट कर रख देगी। ये वो एग्जाम है जो आपके सारे जिंदगी भर के न पढ़ाई किए हुए समय को भर देगी, और ये वो एग्जाम है जो वास्तविक रूप में तुम्हें बताएगी कि तुम बुद्धिमान थे या नहीं थे, तुम बुद्धिजीवी थे या नहीं थे। सिलेक्शन से प्रूफ नहीं होगा, लेकिन जब तुम इसकी गहराई में उतरोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि रियल में इस एग्जाम की तैयारी करने का ही आनंद कुछ अलग है। सिलेक्शन तो अपनी जगह पर अलग बात है, लेकिन तैयारी का एक अलग ही आनंद यहां पर मिलता है। इसलिए आशावादी रहे, नकारात्मक विचारों से बचे, खुद पर विश्वास करे और लक्ष्य पर केंद्रित रहे। इसका मतलब क्या है भाई? सिंपल सा यह है कि आप लोगों की मत सुनिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि आपके अंदर ऊर्जा अभी कितनी बाकी है। लोगों को नहीं पता कि तुमने अगर कई बार अपने लक्ष्य जो लोगों के ध्यान में भले ही ना रहे हो, पर तुमने बहुत आसानी से हार्ड वर्क के माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त किया है। इसलिए लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचने दो, उनकी सोच परिणामों के साथ फिर बदलेगी। इसलिए आशावादी रहे, पॉजिटिव रहे, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, और मैं जानना चाहता हूं कि है कितनी कठिन एग्जाम ये। जिंदगी अगर इम्तिहान ले रही है तो देखे तो सही इम्तिहान कितना कठिन होने वाला है, क्योंकि कठिन हुआ तो तजुर्बा बेहतरीन होगा। सफल हो गए तो अपने आप में हम लोग जाने जाएंगे लोगों की नजरों में, और यदि असफल हुए तो शायद अगले बार जो भी हम प्रिपरेशन करेंगे, जो भी हम फोकस करेंगे, उस पर ज्यादा बेहतर परिणाम ला पाएंगे। तजुर्बा बिल्कुल पॉजिटिव ही होने वाला है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जैसे कुछ जरूरी सावधानियां जो कई बार विद्यार्थी सोचते हैं, नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, इग्नू, मार्केट नोट्स, क्लास नोट्स, स्टैंडर्ड बुक, सबको पढ़ेगा रे तेरा फैजल। ऐसा अंदर से कई लोगों को लगता है। जैसे कई लोगों ने टीवीएफ की सीरीज भी देखी होगी तो अंदर से फीलिंग आया होगा कुछ लोगों को कि मैं भी पढ़ डालूंगा नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, मटेरियल, नोट्स, जितने भी मास्टरों के वीडियो होंगे सब देख लूंगा मैं। तो ऐसी चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि वास्तविक रूप में इस परीक्षा की तैयारी यदि आपको करनी है, वास्तविक रूप में यदि इस परीक्षा के लिए आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो सिलेक्टेड मटेरियल इसके लिए जरूरी है। स्टडी मटेरियल गुणवत्तापूर्ण वाला सिलेक्टेड मटेरियल होना चाहिए। हर सब्जेक्ट की 5-5 किताबें पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट के लिए किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सारे यूपीएससी में ऐसे छोटे छोटे विषय हैं जो धीमे धीमे आप जब करंट अफेयर की तैयारी करते हैं या आप किसी और विषय की तैयारी करते हैं तो अपने आप मजबूत होते चले जाते हैं। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं,
अपने मानसिकताओं को पहले तो पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट करिए। दूसरा, मटेरियल और स्टडी करने के लिए जितना भी मटेरियल पढ़ना है वो सिलेक्टेड पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है। कोई बुक डिपो नहीं ओपन करना है हमें। लक्ष्मीकांत से लेकर सारी किताबों के नाम पॉलिटी में गिनने नहीं है और ना ही इतिहास में। तो आपको सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है। पहली बात दिमाग में रखिएगा, जो नए विद्यार्थी है मैं उन्हें फोकस कर रहा हूं, क्योंकि अगर किताबें खरीदने से आईएएस बन जाता तो हर एक बुक स्टोर वाले का बेटा आईएएस होता, जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं। कई लोगों को अंदर से यह भी लगता है कि एक बार आईएएस और आईपीएस बन गए तो हम टशन दिखाएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि हम आईएएस आईपीएस हैं। तो याद रखिएगा, सिलेक्शन के बाद उल्टा वास्तविक रूप में अधिक नियमों के साथ और पूरी तरह से शिद्दत से काम करने के लिए तुम सेलेक्ट हो रहे हो। वो जो मूवी में दिखाया जाता है दिखाने के लिए, वो बात अपने आप में ठीक लग सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अपने उस बुद्धिमत्ता का उपयोग ऐसे टशन में उपयोग कर पाएंगे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आईएएस और आईपीएस बनने का मतलब एक अलग ही रुबाब होगा। आप निश्चित रूप में सबसे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन सबसे बड़े अधिकारी है तो जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा आपकी है। आपको फॉलो करने वाले आपके कई सारे डिपार्टमेंट में लोग हैं, इसलिए उल्टा ज्यादा जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार आपका रहेगा। कम से कम किताबें खरीदते चलनी है। जैसे कि वो लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद क्या डीडी बसु पढ़ना जरूरी है क्या? तो लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद डीडी बसु पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वन सब्जेक्ट वन बुक पर फोकस करना है लाल लालियो, वन सब्जेक्ट वन बुक पर फोकस करना है, क्योंकि जितना एक विषय की एक किताब को हम बार बार पढ़ेंगे उतना वो विषय हमारे लिए सरल होगा, और जितना एक विषय की कई किताबों को हम पढ़ेंगे उस विषय में कंफ्यूजन और बढ़ता चला जाएगा। विषय को यदि आपको सिंपल करना है, सरल करना है, तो एक सब्जेक्ट की एक ही किताब पर फोकस करिएगा।